नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि अपना जो पिछला लेक्चर हुआ उसमें अपन ने प्रीरीट 2025 है उसके 15 क्वेश्चंस वहां पर निकाल लिए। लैंग्वेज 2 है आपका, वहां पर पार्ट 2 आज चलाएंगे अपन। अगले जो 15 सवाल बचे हुए हैं उन पर अपन फोकस वहां पर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए बिना चलिए अपने पहले सवाल की तरफ। पेपर का वहां पर सवाल आपका 16वां था, सीक्वेंस में 76 का था। अपने लिए वहां पर सवाल आपका 16वां रहेगा। आज का सवाल पहला रहेगा। मॉडल ऑक्सिलियरी का सवाल है कि वी ईट, हम खाना खाते हैं, सो दैट, ताकि वी ब्लैंक लिव, हम जिंदा रह सकें। ठीक है, तो अब गौर करो, यहां पर अपने पास में जो मटेरियल है इसमें एक चीज आपको चेक करना है। एक तो सो दैट ऐसा आता है जिसमें आपके पास में मीनिंग निकलता है बेटा ताकि का। ठीक है, और दूसरा अपने पास में ऐसा आता है सो दैट। यहां वाले में हाइफनेटेड फ्रेज है, मतलब सो और दैट के बीच में कोई वर्ड्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। अगर इतने की बात अपन करते हैं तो यहां पर क्या बोलेंगे, आपका इतना की बोलेंगे। यहां जो सो दैट आता है उसके लिए मॉडल ऑक्सिलियरी लगभग लगभग फिक्स होता है, यहां पर आता है उसके लिए लगभग लगभग फिक्स होता है। ये प्रेजेंट टाइम में आपका वहां पर कैन नॉट ले लेगा नेगेटिव सेंस में, और ये पास्ट टाइम में आपका वहां पर कुड नॉट ले लेगा। ठीक है, पहले वाला कैन नॉट ले लेगा, दूसरे वाला आपका वहां पर कुड नॉट ले लेगा। ये वाला जो पार्ट है प्रेजेंट टाइम में आपका मे ले लेगा, और पास्ट टाइम में आपका माइट ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें आप पॉसिबिलिटी वाले सेंस में, एबिलिटी वाले सेंस में वहां पर नहीं जाना, वहां आपसे गलती होने की गुंजाइश ज्यादा रहती। अब देखो, सो दैट आया, बीच में हाइफन नहीं है, इसका मतलब मे या माइट हमें उसमें से चाहिए ना आपका, तो यहां वाले ये दोनों काट दीजिए। अब अपने पास में टाइम देखेंगे अपन, टाइम के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो बेटा ये जो ईट है, ईट मेरे पास में क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, बेस्ट फॉर्म है, तो आगे क्या लेकर आएगा बताओ, आपका मे लेकर आएगा। इसमें वहां पर माइट से हमें कोई रिलेशन नहीं है, माइट से हमें कोई वहां पर ताल्लुकात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 77 लेना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज डाइम ए डजन? वहां पर इस फ्रेज का मीनिंग या अर्थ क्या है, किसका, वहां पर डाइम ए डजन का। अगर उसकी आप बात करते हैं तो वहां पर इस सेंस को आप देखते हैं, तो व्हाट डू यू मीन बाय डाइम ए डजन, उसका सेंस आपको वहां पर देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर लेना होगा। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, वो फ्रेजल वर्ब में एक एक कीवर्ड आपको छांट लेना चाहिए। अगर एक एक कीवर्ड आप छांट लेते हैं उसके बाद में बेटा आपको परेशानी वहां पर नहीं आती है। तो डाइम ए डजन है वो किसके लिए वहां पर यूज किया जाता है? तो पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय ए डाइम। डाइम है ना, डाइम का मीनिंग क्या होता है, डाइम वहां पर किसे कहा जाता है? डाइम का मतलब होता है आपके पास में जो छोटी चीजें होती हैं, जो छोटा हिस्सा होता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा आपका वहां पर? डाइम कहा जाता है। डजन, डजन आप सारे समझते हैं, डजन का मतलब किससे लिया जाएगा बताओ? देखिए आपका वहां पर जो चीजें दर्जन में होती हैं। तो कई बार आप ये चीज कहते हैं ना कि कहीं पर भी आप दर्जन को डाइम करते हैं या दर्जन को आप वहां पर कॉमन वे में बताना चाहते हैं, सिंप्लिसिटी के साथ में बताना चाहते हैं, तो वो जो सेंस है वो किसका? आपका डाइम है डजन का है। गौर करना, कहीं पर भी आप कॉमन या फिर जनरल बातें करते हैं वो डाइम में आता है। जो स्मॉल अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट आपका नहीं होता है, बड़ा उसका लेवल नहीं होता, बड़ा स्टैंडर्ड उसका नहीं होता, उसे क्या कहा जाता है? आपका डाइम कहा जाता है। और कहीं पर भी अगर आप एक दर्जन है उस दर्जन की बात करते हैं तो 12 की बात उसके अंदर आ जाती है। 12 की बात आने के बाद में कहीं पर भी डजन वर्ड आपका यूज भी किया जा सकता है। तो सारी चीजें हैं वो वहां रेयर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, अद्वितीय नहीं, अनुपम नहीं है, आपका अनोखी वहां पर नहीं है। तो इसमें कहीं पर भी आपका कॉस्टली मतलब महंगे होने की बात नहीं है, कहीं पर भी रेयर दुर्लभ होने की बात नहीं है, कहीं पर भी आपके जेंटल या सज्जनता व्यवहार की बात वहां पर नहीं बताई जाती है, बल्कि इसमें ऐसा बताया जाएगा जो चीजें आप के लिए कहीं ना कहीं बेटा क्या बनेंगी, वहां पर बहुत ज्यादा कॉमन बनती है, बहुत ज्यादा सामान्य बनती है, उसे क्या कहा जाता है? आपका डाइम ए डजन कहा जाता है। एक बार फिर से मैं आपके लिए वहां पर रिपीट कर दूं कि ये जो अपने पास में मैनर है कौन सा बताओ? देखिए आपका वहां पर डाइम वाले सेंस का। तो डाइम का जो भाव आता है ना, डाइम का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल के अंदर जो आपका 10 सेंट कॉइन होता है, एक मुद्रा है, सेंट कहा जाता है, तो 10 सेंट का जो आपका सिक्का होता है उसे आपका डाइम कहा जाता है। 10 सेंट में एक डजन मिले मतलब आपके पास में बहुत नॉर्मल बात आपको बताई जाती है, बहुत सामान्य बात आपके लिए वहां पर रखी जाती है। तो अगले सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं। आपका देखिए जरा वहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ है। एक बार पहले आप रीडिंग लगाना हल्की सी, जो 15-20 सेकंड आप दे पाते हैं उसके बाद में मेरे वाले आंसर से आपको वहां पर इसे मैच करना है। ठीक है, तो बेटा वहां पर इसका मीनिंग निकालेंगे, आपका वहां पर चेक करना जरा। इसमें आपका 78 का सवाल एक बार फिर से जो वोकैबुलरी सेक्शन है उसी से आपका वहां पर जुड़ा हुआ रहेगा। क्या कहा बताओ? आपका द मास्टर आस्क्ड हिज सर्वेंट, मालिक है उसने अपने नौकर से वहां पर कहा, मास्टर ने अपने वहां पर नौकर से कहा, क्या कहा वहां पर? आपका उसके जो डक्स आते हैं उन डक्स को क्या करे आपका वहां पर? इन एरो, इन एरो का मतलब एक पंक्ति में लेकर वहां पर आ जाए। तो इसमें मीनिंग क्या माना है कि जो ब्रैकेटेड पार्ट है, कोष्टक में लगाया हुआ हिस्सा है, उसका सेंटेंस में अर्थ आपका वहां पर
क्या निकलता है। तो कुछ चीजें हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं बताओ, आपका पहले से तैयार करवाना चाहते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, देखो इसे समझोगे कैसे कि टू गेट हिज डक्स, उसके जो डक्स हैं, बतख हैं, उनको कहां लाना, आपका रो में लाना। रो का मतलब एक लाइन में लेकर आना, मतलब उन्हें तैयार करना, यहां से वहां ले जाना, वहां से यहां लाना है, इन चीजों के लिए तैयार करवाना। वो किस में चला जाएगा, आपका डक्स इन ए रो में चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब किसी भी सिचुएशन, किसी भी स्थिति विशेष के लिए उसे क्या करवाना, आपका तैयार करवाया जाना, वो इसमें आपका काउंट कर दिया जाएगा। तो यहां पर डक्स को डिनर, रात्रिकालीन भोजन की बात नहीं बताई जा रही है, उन्हें जल्दी जगाने की बात नहीं बताई जा रही है, किसी की मदद करने की बात नहीं कही जा रही है, बल्कि किसी भी स्थिति विशेष या किसी भी कार्य विशेष के लिए तैयार किया जाना, वो किसमें आता है, टू गेट हिज डक्स इन ए रॉ में लिया जाएगा। अगले सवाल पे आ जाएं आपका वहां पर, क्वेश्चन नंबर 79। बहुत ही नॉर्मल चीज है आपका कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी एलिमेंट ऑफ ए ड्रामा। मैंने हाल ही में ताजा में आपको ड्रामा के 2 पार्ट की क्लासेस करवाई थी, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको देखने को मिली थी। अगर उसको आप पढ़कर गए हैं तो इस चीज को गलत करने की गुंजाइश बेटा आपकी वहां पर थी ही नहीं, कि निम्नांकित में से जो मुख्य तत्व है, मुख्य घटक है किसका, आपका वहां पर नाटक का, वो कौन सा वहां पर रह सकता है। तो बेटा एक चीज ये गौर करो कि अपने पास में यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आपका द्वंद्व आना, बिल्कुल आता है, नाटक के अंदर होता है ना आपका। जब आप क्लाइमेक्स की बात करते हैं, एंटी क्लाइमेक्स की बात करते हैं, राइजिंग एक्शन की बात करते हैं, फॉलिंग एक्शन की बात करते हैं, एक्सपोजिशन की बात करते हैं, डेनोमेंट की बात करते हैं, आपका सोल्यूशन की बात करते हैं, रेजोल्यूशन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका द्वंद्व की स्थिति आती है, चरम पर जाने के बाद में आपका क्लाइमेक्स तक जाते हैं, तो वहां पर वो कॉन्फ्लिक्ट आपका बढ़ जाता है। तो होता है रिदम, जो लयात्मकता है, कविता का हिस्सा है आपका, वहां पर ड्रामा में हमेशा होना जरूरी नहीं, कोई जरूरी थोड़ी है कि नाटक आपका पोइट्री में लिखा जाए, नहीं ना, नाटक में म्यूजिक हो जरूरी नहीं, म्यूजिक के अलावा भी तो हो सकता है। अगले ने यहां पर यह कहा कि मैंडेटरी पूछा, मैंडेटरी का मतलब हर हाल में जरूरी होना चाहिए, इसके बगैर नाटक बनेगा नहीं। आपकी रिदम के बगैर नाटक बन सकता है, म्यूजिक के बगैर नाटक बन सकता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व के बगैर आपका नाटक नहीं बन सकता है। तो यहां जो आप क्वेश्चंस निकाल रहे हो, सब में देख पा रहे हो कि ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। A blank has a few characters and a few scenes। एक ऐसा लिटरेरी जो आपका एस्पेक्ट है, लिटरेरी डिवाइस है, आपका पोएटिक डिवाइस है, जिसके अंदर क्या होते हैं, काफी कम कैरेक्टर्स होते हैं, चरित्र या पत्र होते हैं, काफी कम वहां पर दृश्य आपको देखने को मिलते हैं, और सामान्यतया ये समाप्त होता, खत्म होता किसके साथ में, एक मोरल, एक नैतिक अध्याय के साथ में खत्म होता है। और उसे आप पढ़ सकते हैं, किसके साथ में पढ़ सकते हैं, वहां पर एक सेटिंग के साथ में पढ़ सकते हैं, एक अरेंजमेंट के साथ में वहां पर आपका पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक जगह बैठकर एक बार में पूरे को पढ़ा जा सकता है। तो आपके सिलेबस के अंदर एक ही कंटेंट ऐसा लगा हुआ है जो इन सारी चीजों पर आपका खरा उतरता है। और आराम से आप देख सकते हैं वहां पर कि जो नाटक है, नाटक के अंदर आपके कैरेक्टर कम नहीं ज्यादा हो जाते हैं बेटा आपका वहां पर। ठीक है, और एक सेटिंग में पढ़ना संभव नहीं है, 5-5 एक्ट्स आ जाते हैं, ढेरों सीन्स आ जाते हैं, तो एक सेटिंग में उसे पढ़ा जाना बड़ा मुश्किल होता है। आपका सोनेट चतुर्पदशी, तो ये तो कैरेक्टर से डील ही नहीं करता, एक थीम पर डील करता है आपका वहां पर। एलेजी, दुखांतिका जो आपका है वहां पर दुखद गीत है, शोक गीत है, किसी नियर डियर है, किसी प्यारी चीज है, प्यारा व्यक्ति, उसके खोने से लिया जाता है। तो यहां ये चीज फ्यू कैरेक्टर्स वाली, और साथ में आपका वहां पर वन सिटिंग में पढ़ा जाना बेटा किसमें है, शॉर्ट स्टोरी में है। अगले सवाल पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 81। ब्लैंक मेजरली फोकसेस ऑन द प्रैक्टिकल यूज ऑफ द लैंग्वेज। मुख्य तौर पर वहां पर इस बात पर ध्यान दिया जाता है, किस पर, वो व्यवहारिक जो प्रयोग है, किस चीज का, आपका द लैंग्वेज, उस भाषा का। और अलाउज, यहां पर आपका अनुमति दी जाती है किसको, एक लर्नर को, एक अधिगमकर्ता को, जो एरस, एरस का मतलब गलतियां करते हैं, त्रुटियां करते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस, उस प्रक्रिया के दौरान, जो वहां पर लर्निंग द लैंग्वेज, उस भाषा को सीखने या उस भाषा के अधिगम की बात वहां पर करते हैं। ठीक है, तो इस सेंस के अंदर या इस माहौल के अंदर जब भी अपन बात करते हैं, तो वहां वाले सिलसिले में कौन सी चीज है जो इस पर फोकस करती है, गौर करना। एरर्स, एरर्स का मतलब त्रुटियां करने की बात की जाती है, फिर त्रुटियों को अवॉइड करें कि नहीं करें, त्रुटियों को वहां पर देखें या फिर नहीं देखें, उनको इंटरप्रेट करें या फिर नहीं करें। पहली बात तो यह है कि लर्नर को आप एरर के लिए अलाउ करते हैं कि बेटा तू लर्नर है, गलती करता है तो गलती करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा, करके सीखना से लिया जाएगा। अपने पास अब एक एक ऑप्शन अपन काटेंगे। पहला ऑप्शन ये देखना, द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, मातृभाषा के सिद्धांत का प्रयोग करना, तो उसमें एरर की बात कहां आई आपका। इंडक्टिव,
मतलब आगमन, डिडक्टिव मतलब निगमन वाला जो पार्ट आपका है, ये उदाहरण से नियम की तरफ है, ये नियम से उदाहरण की तरफ है, ये एग्जाम्पल टू रूल है, ये रूल टू एग्जाम्पल जो आपका उपागम आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर ये त्रुटि करने के लिए कहां पर छूट दे रहा है? नहीं ना, ये तो एक पढ़ाने का तरीका मात्र है। रेमेडियल टीचिंग या फिर आपका सुधारात्मक या उपचारात्मक जो शिक्षण होता है, बच्चे का जो डी टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है, बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस जांचने के बाद में पर्टिकुलर जो वीकनेस है उस पर काम किया जाता है, वो आपका रेमेडियल टीचिंग में आता है। तो ये हमें सीएलटी में देखने को मिलता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में या कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में हमें देखने को मिलता है, जहां पर मुख्य तौर पर इस बात पे फोकस किया जाता है कि बच्चा एरर करता है तो करने दो, लर्निंग के टाइम पर उसे बाद में क्या किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, इंप्रूव करवाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए डिफिकल्टी इन लैंग्वेज लर्निंग? भाषा के अधिगम के दौरान बेटा कौन सी ऐसी स्थिति निम्नलिखित में से बन सकती है जो कि वहां पीड़ादायक होती है, वहां पर बैरियर हो सकती है, परेशानी या फिर चैलेंज का काम वहां पर आपका कर सकती है? उन चीजों को आपको इसके अंदर वहां पर बताना है। कौन सा हो सकता है? देखो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन लंच ब्रेक, कि जब आप दोपहर का समय होता है, बच्चे की छुट्टी का समय होता है, वहां पर खेल घंटी का या अंतरबेला का समय होता है, इंटरवल का या मध्याह्न का समय होता है, तो उस वक्त खेल की गतिविधि करना, तो ये तो लर्निंग को बढ़ाने में आपका को करिकुलर है, को स्कोलास्टिक है आपका, तो ये बाधा का काम नहीं करता है। रूड बिहेवियर ऑफ द टीचर, जो आपका टीचर या फिर अध्यापक है उसका बहुत ही बुरा जो व्यवहार आपको देखने को मिलता है, मतलब एक तरीके से ऐसा जहां कम्युनिकेशन करना पॉसिबल नहीं हो, जहां पर संप्रेषण करना आसान नहीं होता है, ये चीजें बच्चे के लिए बाधक बनती है, बिल्कुल बनती है। बच्चा सहज महसूस नहीं कर पाता, कंफर्टेबल जोन में नहीं रह पाता है, रिलैक्स्ड नहीं रह पाता, ऐसी स्थिति में उसका लर्निंग प्रोसेस क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। अगली चीज कि ऑफिस लोकेशन, की कार्यालय कहां पर स्थित है आपका, किसका, वहां पर प्रिंसिपल महोदय या महोदया का, तो वहां पर ऑफिस से बच्चे को क्या मतलब है? क्लासरूम के अंदर सीख रहा है, क्लासरूम के बाहर सीख रहा है, उसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सीखना है, उसे जनरल इंग्लिश वहां पर सीखनी है, तो इसका कोई रोल वहां पर नहीं आएगा। लॉट्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, कि बहुत ज्यादा पढ़ना और बहुत ज्यादा लिखना, नहीं बेटा, ठीक है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे। हाँ, लेजीनेस ला सकता है, फ्रांसिस बेकन की भाषा में बहुत ज्यादा पढ़ना क्या होता है, स्लोथ होता है, लेजीनेस ले आता है, लेकिन यहां पर यह बाधा नहीं बनता है, बच्चा जितना पढ़ेगा उतना सीखेगा भी तो सही ना। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं, नेगेटिव एस्पेक्ट कौन सा है कि टीचर का बिहेवियर कैसा हो, रूड हो आपका। ठीक, अगली बात पे आ जाएं, रेमेडियल क्लासेस आर इंपॉर्टेंट टू, जो आपकी सुधारात्मक या उपचारात्मक शिक्षण की जो कक्षाएं होती हैं, उस अधिगम की कक्षाएं होती हैं, वो किस प्रकार के विद्यार्थी के लिए वहां पर काम में आने वाली आपकी रहती हैं? तो देखना जरा वहां पर आपका कौन से बच्चों के लिए रेमेडियल, उन बच्चों को दिया जाता है जो सामान्य स्तर के बच्चे होते हैं, उनसे थोड़ा पिछड़ जाते हैं, जिन्हें अपन स्लो लर्नर्स कहते हैं, जिन्हें अपन स्पेशल लर्नर्स कहते हैं। मैंने आपको रेमेडियल के जो एमसीक्यूज करवाए उनके अंदर बाकायदा ये बात बेटा आपको बताई है कि जो स्लो लर्नर्स हैं, जो स्पेशल लर्नर्स होते हैं, जो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, बैकवर्ड रह जाते हैं, लैग बिहाइंड करते हैं, उनके लिए वहां पर रेमेडियल क्लासेस रखी जाती हैं। तो बताओ किन के लिए रखी जाएंगी आपकी वहां पर? सीधा सीधा अपन आंसर पे चलते हैं कि हेल्प, मदद करती हैं, उन बच्चों की मदद करती हैं जो कि नॉलेज में क्या हो जाते हैं, आपका पिछड़ जाते हैं, ये वाला पार्ट। बाकी चीजें अपन काट देंगे, जैसे मोटिवेट द एडवांस लर्नर्स, जो पहले से आपके बच्चे क्या हैं, बहुत अच्छे हैं, आपका पढ़ाई में अग्रणी हैं, उनको अभिप्रेरित करना, बिल्कुल भी नहीं। क्रिएट लाइजन विद द प्यूपल्स फैमिली, आप बच्चे के परिवार के साथ में संबंध बना रहे हैं ना, तो वहां पर ये रेमेडियल क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, दोनों चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि रेमेडियल क्लासेस में बच्चे का जो परिवार है उसके साथ में लाइजन बनाना उसका एक एस्पेक्ट जरूर हो सकता है, लेकिन मैंडेटरी जो क्रिएशन है ना, वो वहां पर आपकी रखी नहीं जा सकती, उसको जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, अगली बात पे अपन आ जाए, वहां पर ऑल ऑफ द अबव तो होने का मतलब नहीं, जब पहला ही कट गया तो पहला कटते ही चौथा आराम से कट ही जाएगा ना आपका वहां पर, और तीसरा भी कट रहा है आपका, तो आंसर कौन सा है? दूसरे वाला हो जाएगा। अगला लीजिए कि हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड इवैल्यूएशन। बेटा मैं बार बार आपको ये चीजें सिखाता रहता हूं, कौन सा आपका SGPT, एस किसके लिए स्टैंड करता है बताओ आपका वहां पर? सिलेक्शन के लिए स्टैंड करता है। जी बताओ किसके लिए स्टैंड करता है आपका वहां पर? ग्रेडेशन के लिए स्टैंड करता है। फिर बताओ यहां पर जो आपका पी वाला जो हिस्सा है, बताओ ये पी वाला हिस्सा किसके लिए जाएगा बताओ आपका वहां पर? प्रेजेंटेशन के लिए जाएगा। और बेटा ये जो टी वाला हिस्सा, बताओ ये टी वाला हिस्सा किसके लिए चला जाएगा आपका वहां पर? टेस्टिंग के लिए चला जाएगा। SGPT वाले हिस्से में ये जो एस वाला है, मतलब आप चीजों को क्या करते हैं आपका वहां पर बेटा? प्लान करते हैं। ठीक है, प्लानिंग वाले पार्ट में से लिया जाएगा। ये जो ग्रेडेशन वाला हिस्सा, ये किसके बराबर हो जाएगा बताओ? देखें बेटा आपका वहां पर ऑर्गेनाइजिंग के बराबर हो जाएगा। फिर प्रेजेंटेशन वाला जो हिस्सा वो किसके लिए आ जाएगा बेटा आपका वहां पर? लीडिंग के
और लास्ट वाला कौन सा टेस्टिंग वाला बताओ, इसे अपन क्या कह देंगे आपका वहां पर इवैल्यूएशन। तो ये चीज आप साइड में जो मैंने लिख दी है, मैं थोड़ा साइड हटता रहता हूं आपका, इसलिए हटता हूं कि आराम से आपको वहां पर बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीजें नजर आ जाएं। तो ये पैटर्न है वो किसके लिए है, इस चीज को आपको वहां पर देखना, इसकी भनक आपको होनी चाहिए। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको वहां पर आना चाहिए। बेटा यहां पर अपन बात करते हैं ना, तो जो मिस्टर आपका ब्राइट है, मिस्टर ब्राइट ने जो हमें दिया था वो तो क्या दिया था पता है आपका वहां पर, LSWR, RW नहीं, LSRW तो अलग है, जो रियल प्रॉपर मैनर है, ठीक है, वो उसका उल्टा करके थोड़ा सा चेंज करके LSWR इन्होंने दिया था, तो ये चीज हट जाएगी आपका। फिर यहां पर जब अपन कार्ल्स प्लॉड्स की बात करते हैं बेटा, तो कार्ल्स प्लॉड्स कौन है आपके, जिन्होंने वहां पर आपके जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है उसका वकालत करने का काम किया था, तो ये चीजें हटनी है। एपी हॉवेट का इनसे कोई खास रिलेशन किसी चीज से रहा नहीं है, तो इसमें मेनली अपने पास में जो आंसरेबल सिचुएशन हो किसकी बताओ, आपका IK डेविस की है, IK डेविस की। क्वेश्चन नंबर 85 आपका, ब्लैंक इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, आपके पास में आइटम्स है उनकी ऐसी सूची जो कंसिडरेशन के लिए आती है, सोच समझकर जवाब देने के लिए आती है, कि उनके अपने सवाल होते हैं किसमें हां में होते हैं, ना में होते हैं, तो हां या ना के जो आंसर आते हैं, हां या ना के जो जवाब आते हैं उनकी अपन बात करते हैं, तो कहां लेकर जाएंगे, तो वन बाय वन काटने की कोशिश करना बेटा आप। यहां वाले पार्ट के अंदर देखो कि 4 नाम अपने पास में, चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल है, एनेक्डोटल है, और कौन सा है आपका, रुब्रिक वाला है, ठीक है, रुब्रिक ऐसा नहीं पढ़ेंगे बेटा, इसे क्या पढ़ेंगे आपका वहां पर, रुब्रिक, ये सेंस वहां पर आप देना चाहेंगे। तो मैं सीधा सीधा आपको बताऊं, रुब्रिक किससे जुड़ा हुआ बेटा, आपके सिलेबस के ब्लूप्रिंट से जुड़ा हुआ है, तो उसमें यस नो का कोई मतलब नहीं। एनेक्डोटल क्या है, जो आपके बच्चे का बैकग्राउंड है उसे आप कथानक के तौर पर, कहानी के तौर पर एक फाइलिंग करते हैं, उसके सारी इंसिडेंट्स हैं, सारे इवेंट्स उनको शामिल करते हैं, वो एनेक्डोटल में आता है, इसमें भी हाँ ना का रोल नहीं है। रेटिंग स्केल का मतलब पैमाना क्या है, किस स्टैंडर्ड का, कितने स्टार का, कितने परसेंटाइल का, किस ग्रेड का है आपका, ठीक है, किस लेवल का बच्चा है, उसमें हाना की बात नहीं आती है। जब आप चेकलिस्ट की बात करते हैं तो चेकलिस्ट में पॉइंट लगे रहे, फिर इस तरीके से आपके बॉक्स बने रहेंगे कि यहां पर मान लीजिए कि ये वाला है, वो बच्चा कर रहा है तो वाई आ जाएगा, ये वाला नहीं कर रहा तो आपका एन आ जाएगा, यहां पर टिक मार्क हो जाएगा, यहां टिक मार्क हो जाएगा। ये सारा किस में जांचा जाता है आपका, वहां पर चेकलिस्ट में जांचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, टू कनेक्ट चिल्ड्रन टू देयर फैमिली, बच्चों को अपने परिवार के साथ में जोड़ना, कल्चरल ट्रेडिशंस, सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उनके साथ में जोड़ना, फ्रेंड्स दोस्तों के साथ में जोड़ना, नेबर्स पड़ोसियों के साथ में जोड़ना, एंड द सोसाइटी समाज के साथ में जोड़ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव इंपॉर्टेंस टू, ये काफी महत्वपूर्ण है कि आप इन चीजों का महत्व देंगे, ठीक है। बच्चों को इन सारी चीजों से जोड़ना चाहते हैं, तो कौन सा ऐसा निम्नलिखित में से है जिसके माध्यम से बच्चों का कनेक्शन वहां जोड़ा जा सकता है, बच्चों को उन चीजों से आपका रिलेट करवाया जा सकता। तो एक नजर आप डाल लीजिए ताकि आपको वहां पर आसानी से पता चले कि हम किससे जोड़ सकते हैं। बेटा आप मुझे ये बताएं, अगर आप गौर करेंगे ना तो क्वेश्चन कितना आसान बना दिया आपके पेपर सेटर ने वहां पर, कि जो टारगेट लैंग्वेज है अपना, मतलब विदेशी भाषा के लिए अपन इंग्लिश की बात करेंगे ना, वो हमारा टारगेट लैंग्वेज है, और अपना इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज भी होता है, इंग्लिश खुद है तो इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज भी है, इंग्लिश आपका टारगेट लैंग्वेज भी है, तो ये तीनों चीजें तो बेटा एक ही हो गई ना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इन चीजों से जोड़ने के लिए अपने पास में कौन सा रहा आपका, होम लैंग्वेज। यहां पर इन तीनों ऑप्शंस पे आप गौर करना, एक जैसे से हैं तो क्वेश्चन हद से ज्यादा क्या हो जाता है आपका, इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, ए टीचर शुड फर्स्ट एंड देन blank the teaching material according to the age and maturity levels of the learners to make the learning easier। मैं थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर देता हूं, उसके बाद में सवाल पे आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा कि एक अध्यापक है उसे सबसे पहले यह करना चाहिए, उसके बाद में यह करना चाहिए, क्या करना चाहिए ये आपको पता करना है दोनों जगह वहां पर ऑप्शन से, कि जो उसका टीचिंग मटेरियल है मतलब शिक्षण सामग्री है, अकॉर्डिंग टू द एज उसकी उम्र के अनुसार है क्या, मैच्योरिटी लेवल्स मतलब उसके परिपक्वता के स्तर की है क्या, ऑफ द लर्नर्स उन आपके अधिगमकर्ताओं की, टू मेक द लर्निंग इजियर जहां पर उसके अधिगम को क्या बनाया जा सके, आपका आसान बनाया जा सकता है। तो क्या करें सबसे पहले बताओ आपका वहां पर, तो आपको अभी भी IK डेविस वाला जो पैटर्न दिया वहीं से दूसरा सवाल पेपर सेटर ने आपके सामने रखा है आपका, ठीक है। तो आप गौर करो इसमें सबसे पहले क्या काम करना चाहिए, अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहां पर गौर करो कि जस्ट थोड़ी देर पहले आपके सामने ये लिखा कौन सा, सिलेक्शन ग्रेडेशन प्रेजेंटेशन टेस्टिंग, ये चीज आ गई, ये चीज वहां पूछी गई है। पहले मैटर को टीचर सेलेक्ट करेगा क्या पढ़ाना है, फिर उसे सिंप्लीफाई करेगा, ग्रेडिफाई करेगा, ये ग्रेडेशन में आ जाएगा, और ये अपना आंसर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। पहले मैटर क्या करेगा, सेलेक्ट, यहां दो जगह आ रहा है ना, बाकी चीजें हटा दो, इसमें पहले सेलेक्ट नहीं है, इसमें पहले सेलेक्ट नहीं
नहीं है, ठीक है। अब उसके सिलेक्शन के बाद में मुझे क्या चाहिए, आपका ग्रेड चाहिए, टीच थोड़ी चाहिए, ये तो बात की बात है, प्रेजेंटेशन में होगा ना टीच आपका, तो अपने आप आंसर कौन सा हो गया बताओ, सेलेक्ट एंड ग्रेड वाला। आपने अगर मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हो तो आराम से आप 20-22 सवाल तो उन वीडियोस के माध्यम से कर जाएंगे, अलग से कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं, इतना सब कुछ मैंने उसके अंदर आपका बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 88, हु सेड, ये किसने कहा कि प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग टास्क इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन लैंग्वेज टीचिंग। ये मैं फिर आपको कह देता हूं, इट इज नॉट द लेवल योर पार्ट यू हैव देयर। आप उस लेवल का क्वेश्चन इसे नहीं मानेंगे बेटा जिस लेवल पे आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर कथन के मामले में आपसे पूछ लिया गया तो सिंपल भाषा में ऐसे कभी भी आपसे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं आपका कि हु सेड प्रैक्टिसिंग एंड ड्रिलिंग टास्क इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन लैंग्वेज लर्निंग। निम्नांकित में से किसने ये कहा, क्या वहां पर बेटा आपका कि जो आपका प्रैक्टिसिंग अभ्यास करना है, ड्रिलिंग भी अभ्यास करना है, टास्क एक ऐसा कार्य है जिसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा सकता है। और किस में माना जा सकता है, आपका लैंग्वेज टीचिंग मतलब भाषा के अध्यापन या फिर भाषा के शिक्षण में माना जा सकता है। तो ये जो चीज है अपन पढ़ते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी के अंदर, वहां पर बीएफ स्किनर साहब हैं आपके, 1957 वाला जो पार्ट है उसकी बात नहीं करेंगे, 1857 वाला है उसकी बात वहां पर करेंगे। लेकिन चलो वहां तो अपन नहीं जाते कि 1857 की 1957, इतना डीप में सवाल कभी भी तुम्हारा बनना नहीं है। लेकिन जब पूछ लिया गया है तो मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिसिंग और ड्रिलिंग टास्क को एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानने वाला जो विद्वान है आपका, उस विद्वान का नाम क्या वहां पर बीएफ स्किनर है। अगले सवाल पे आए, प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच सजेस्ट दैट, ये मैंने बहुत बार बोला बेटा आपका ओरल है ना, ओरल का मतलब क्या होता है, मौखिक होता है आपका वहां पर, ठीक है। और मौखिक के मायने क्या है बताओ आपका, जहां पर आपकी चीजें बोलोगे, तो बोलने का मतलब बेटा सीधा सीधा किससे लोगे बताओ आपका, स्पीच से लोगे। स्पीच किससे जुड़ा हुआ बताओ आपका, ओरल अप्रोच से जुड़ा हुआ है। अब इसमें अपना पैटर्न इस तरीके से लोगे, LSRW, L का मतलब लिसनिंग है, S का मतलब स्पीकिंग है, R का मतलब रीडिंग है, W का मतलब बेटा राइटिंग है, ठीक है। तो ये जो स्पीच है, ये स्पीच किसके पहले आया, रीडिंग और राइटिंग के पहले आया, ठीक है। अब गौर करो, इसका क्रम चेक कर लो, अगर सवाल समझ में नहीं आता तो ऑप्शन से निकाल जाओगे इसे। तो तुम देखो यहां से नीचे से लेते हैं, स्पीच मस्ट प्रिसीड, प्रिसीड का मतलब होता है टू कम बिफोर, पहले आना, ठीक है। किसके पहले आएगा बताओ आपका, लिसनिंग एंड रीडिंग। भाई स्पीच है, रीडिंग के तो पहले आएगा, लिसनिंग के पहले थोड़ी आएगा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। राइटिंग मस्ट प्रिसीड रीडिंग एंड राइटिंग, तो राइटिंग तो सबसे लास्ट में आता है, ये तो किसी से पहले आएगा ही नहीं, ठीक। फिर अगला, रीडिंग मस्ट प्रिसीड स्पीकिंग एंड राइटिंग, रीडिंग है वो किससे पहले आना चाहिए, राइटिंग से तो पहले आना चाहिए, लेकिन स्पीकिंग से पहले नहीं आना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप अपने आंसर की तरफ चले जाते हो कि जो स्पीच है अपना वो पहले आना चाहिए, किसके पहले आना चाहिए, रीडिंग और राइटिंग के। ये रहा आपका स्पीच, ये रहा रीडिंग, ये रहा राइटिंग, ठीक है। आज का लास्ट का सवाल, आज का पेपर यहां पर अपन खत्म कर देते हैं। एक चीज मैं आपको अनाउंस कर देता हूं इस सवाल को करवाने से पहले, कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप लैंग्वेज 2 का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं तो आप क्यों ना लैंग्वेज 1 का भी सॉल्व करवाओ। बिल्कुल बेटा मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये मान लो कि आज ये क्लास आप देखिएगा, उसके बाद में फिर जस्ट बाद में 2 पार्ट आएंगे, वो आपके लैंग्वेज 1 के जो 30 क्वेश्चन है 15-15 उनमें डाल देंगे। कुछ बच्चों के मिसलेनियस क्वेश्चन मेरे पास में आए हैं, तरह तरह के टॉपिक्स के, वहां पर मिक्स में उनकी क्लास में करवाने वाला हूं। देखो इसमें द ग्रुप इन विच, एक ऐसा समूह जिसके अंदर वर्ड्स, जो आपके शब्द होते हैं सिमिलर इन मीनिंग, अर्थ में समान होते हैं, और यूज आर, या फिर उनका जो यूज है, ठीक है, वो वहां केप्ट टुगेदर साथ में रखा जाता है, उनके प्रयोग के आधार पर या फिर उनके अर्थ के आधार पर उन्हें एक साथ रखा जाता है। तो इस प्रकार का जो शब्दों का समूह होता है उसे वहां पर क्या कहा जा सकता। तो मैंने बहुत बार तुम बच्चों को समझाया है, बहुत बार ऐसी चीजें मैंने बोली हैं बेटा कि ये जो टर्म है ना कौन सा आपका वहां पर मीनिंग वाला, तो मीनिंग को अपन दूसरे वर्ड्स में किस रूप से जोड़ते हैं बेटा, आपका वहां पर सिमेंटिक से जोड़ते हैं। तो यहां से इन चीजों को आप हटा दीजिएगा, मतलब लेक्सिकल का इसमें कोई रिलेशन नहीं, ग्रामेटिकल का नहीं, टेक्सुअल का नहीं, इसका तो मतलब ही नहीं ना आपका, अपने को अटेम्प्ट तो करना ही करना है, नेगेटिव सेंस रहता नहीं है। तो कौन सा आ गया आपका, सिमेंटिक ग्रुप आ गया। अब यहां पर कई बार आप बच्चों के कुछ सवाल होते हैं, तो 1-2 सवाल अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपका आंसर की में कुछ चेंज किया गया, कुछ भी रखा गया, ठीक है, तो उस पर बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है। नेगोशिएबल मैनर होता है, मैं नेग्लिजिबल मैनर कहूंगा आपका, वहां पर आपके पास में नेगेटिव मार्किंग का कोई इश्यू नहीं आता है। आपको ये कोशिश करनी कि 30 में से 25 प्लस में लेकर आऊं, तो वहां पर 1-2 सवाल कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करेगा। पत्रता की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, यहां पर कोई कट ऑफ डिसाइड आपको करने वाला नहीं है कि आपके हर हाल में 90 क्वेश्चंस वहां पर करेक्ट होने चाहिए। तो ये मैं कमिटमेंट फिर कर चुका हूं आपका एक बार फिर से कि आपका लैंग्वेज 1 का भी जो रीड प्री लगा है उसका भी मैं सोल्यूशन आपको करवाने जा रहा हूं, और उसके बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइजेस मेरे पास में है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इन्फेरेंस के सवाल भी मैं आपके लेकर आऊंगा। आज आप देख रहे
रहे हैं अभी भी अपने पास में सप्ताह भर से ज़्यादा टाइम वहाँ पर पड़ा है, तो हर दिन कभी 2 वीडियोज़ आपके पास आते हैं, कभी 1 वीडियो आपके पास आता है। किसी वक़्त अगर टाइम कम मिला है, तो मैं अगले दिन 2 वीडियोज़ वहाँ पर बना दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, बिल्कुल खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, किसी प्रकार की परेशानी आपको वहाँ पर नहीं है। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी साथियों से इजाज़त लेना चाहूँगा और यही कहूँगा जाते-जाते आपका वहाँ पर कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और जल्दी से खुशखबरी दो कि सर ये लीजिए हमारा रीट पत्र क्लियर हो गया। अब बताइए कि मेंस के आप वहाँ पर क्वेश्चंस कब लेकर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपका नए वहाँ मैनर के साथ में, नए आपके सवालों के साथ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार साथियों।